दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको समय पर हर वीडियो की अपडेट मिल सके। आइए हम चलते हैं, आज पढ़ेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। यह अक्सर हर शिक्षक से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं, चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, केवीएस, डीएसएसबी या बीएड, हर प्रकार के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम इनको जानेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है। निदान मतलब होता है उपचार, यानी जिस प्रकार से एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने से पहले उसकी बीमारी का पता लगाता है कि उसको क्या तकलीफ है, उसी प्रकार से हम निदानात्मक से हम कमजोरियों को पहचानते हैं और उसके बाद आता है उपचार, और उसके बाद से हम उसका उपचारात्मक मूल्यांकन करते हैं। आइए जानते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ, जैसा कि इन परीक्षणों के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक योग्यताओं के निदान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की कठिनाइयों और कमजोरियों को पहचानना होता है। अगला, निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले किया जाता है ताकि विद्यार्थी के स्तर तथा उसकी कमजोरियों को जान सके। इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण में मदद मिलती है। अध्यापक को विद्यार्थियों के स्तर का पता चलता है तथा उसी आधार पर कक्षा में अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं एक फोटो। निदानात्मक मूल्यांकन, जिस प्रकार से निदानात्मक यानी डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है कि यानी क्या बीमारी है, और उसके बाद से होता है उपचार, उसकी बीमारी को पता लगाकर उपचार किया जाता है। आइए, निदानात्मक परीक्षणों की विशेषताएं क्या है? निदानात्मक परीक्षाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशिष्ट कमजोरियों को ढूंढना, यानी कमजोरी क्या है। जैसे निदानात्मक परीक्षण में किसी सामग्री के अधिगम की विशिष्ट कठिनाइयों और कमजोरियों को ढूंढने या उनका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है गुणात्मक। निदानात्मक परीक्षा गुणात्मक होती है। तीसरा, मंदों व क्रम। निदानात्मक परीक्षा में मंदों को अधिगम के सकारात्मक संप्रेषण के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चौथा है अंकों का निर्धारण करना। निदानात्मक परीक्षाओं में सही उत्तर के लिए अंक नहीं दिए जाते, बल्कि सामग्री के क्रम दृष्टिकोण से अलग अनुक्रियाओं पर विचार किए जाते हैं ताकि उत्तर का कारण पहचाना जा सके। उसके बाद आता है अंक देने में कठिनाई। निदानात्मक परीक्षा में अंक देने में और व्याख्या करने में कठिनाई होती है। गलत उत्तरों कारणों को पहचानने के लिए विषय विशेषज्ञ का होना आवश्यक होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निदानात्मक परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। निबंधनात्मक परीक्षाओं का उपयोग इसमें नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे निदानात्मक परीक्षा का निर्माण कैसे होता है। विद्यार्थियों की कमजोरियों और अधिगम से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग संबंधित 3 चरण हैं। पहला है निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए नियोजन करना। दूसरा है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना, और तीसरा है निदानात्मक परीक्षण लेने और उसकी व्याख्या करना। आगे हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, उपचार का मतलब क्या होता है, इलाज करना। उसी प्रकार से बच्चों का मतलब बच्चों की कमजोरियों को ढूंढकर उनका उपचार करना होता है कि बच्चों की किस चीज में कठिनाई आ रही है, पढ़ने में आ रही है, बोलने में आ रही है, लिखने में आ रही है या याद करने में, इत्यादि सब कठिनाइयों का पहले हम निदान करते हैं, फिर उसके बाद से उसका उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार की शिक्षण या अनुदेशनात्मक कार्य होता है, जिसे किसी विद्यार्थियों को समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष संबंधी किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले हम कमजोरी को ढूंढते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। उसी प्रकार निदानात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य होता है कि कोई छात्र विशेष या अनेक विद्यार्थी किसी विशेष वस्तु या प्रकरण को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन कारणों का पता लगाना ही निदानात्मक कहलाता है। निदानात्मक के बाद इन कठिनाइयों समस्याओं का उपयोग किया जाता है। अगला है उपचारी शिक्षण में भी अनेक रूप हो सकते हैं। बालकों की कठिनाइयां का
सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास। व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालक की अशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों का उच्चारण एवं परिभाषा संबंधित प्रशिक्षण। यानी जैसे क्या है कि अशुद्ध यानी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है या ठीक से लिख नहीं पा रहा है, इस चीज का उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य छात्रों की लेखन संबंधित प्रारंभिक त्रुटियों को सुधारना। यानी किसी बच्चे को अगर लिखने में समस्या है तो उसमें सुधार किया जाएगा। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, यानी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा। जैसे कोई बच्चा बहुत ही गुस्सेला होता है, जिसको शांत वातावरण में लाने की कोशिश की जाती है कि वो बात पे गुस्सा ना करे। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छात्रों की योग्यताओं को वृद्धि कराना होती है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कोई बच्चे देरी से सीखते हैं। उसी प्रकार से देरी से सीखने वाले बच्चों को उनको ठीक तरह समझाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। पांचवा, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। छठवां, छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना जिससे वो भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सके। सात, छात्रों को समस्याओं से लड़ने तथा उन्हें दूर करने के लिए सक्षम बनाना। शैक्षणिक निदान व उपचारी शिक्षा का महत्व। आधुनिक शिक्षा में शैक्षणिक निदान या उपचारी शिक्षण एक नवीन प्रयोग है और इससे उन बालकों को विशेष लाभ है जो किन्हीं कारणों से सीखने की प्रक्रिया में पिछड़े हो जाते हैं और अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। जिन कमजोरियों व कठिनाइयों का निदान किसी निदानात्मक प्रक्रिया या परीक्षण से किया गया हो, अंततः किसी विशेष विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या प्रकरण में अनुभव होने वाले कठिनाई एवं कमजोरी के निदान के अनेक निवारण के लिए किसी उपचारात्मक शिक्षा योजना का कार्य शुरू होता है। किसी समस्या विशेष के अनुसार ही उसका उपचार प्रारंभ किया जाता है। यानी अगर किसी बच्चे में किसी चीज को लेकर समस्या आ रही है तभी तो हम उसका उपचार करेंगे। ठीक उसी प्रकार इन्हीं धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर गणित के उपचारात्मक शिक्षण उपयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैं। यदि किसी कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी इन कठिनाइयों व कमजोरियों से गुजर रहा है तो इन कठिनाइयों व कमजोरियों के निवारण के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी जिस विषय से संबंधित समस्या अनुभव कर रहे हैं उस विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। यानी जैसे किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है या किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे दिल्ली सरकार ने कर रखा है कि अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी, क्लासेस लगाई जाएंगी, जिससे कि जो बच्चे को जो प्रॉब्लम है उस पर उनको समझाया जाएगा ठीक तरह से। कहने का अर्थ यह है कि उस विषय पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी उचित विधियां जैसे श्रव्य यानी सुनने में प्रॉब्लम, दृश्य यानी दृश्य साधन के लिए दिया जाएगा, लिखित कार्य दिया जाएगा, अभ्यास कार्य दिया जाएगा कि वो घर पर अभ्यास करें। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य भी दिया जाएगा कि प्रयोग यानी करके सीखें, करके सीखने को बल दिया जाता है, इत्यादि की सहायता से ली जा सकती है। तीसरा, कई बार विद्यार्थी विषय में पर्याप्त रुचि न होने के कारण उससे उचित ढंग से समझ नहीं आता है। इसीलिए अध्यापक को विद्यार्थी की गणित में ऐसी भूमिका प्रदान की जाए जिससे कि वो गणित का महत्व को समझते हुए उसमें पर्याप्त रुचि लेने लगे। कई बार निदान की गई समस्या उसके ज्ञान से संबंधित नहीं होती, तब उस समस्या का निदान आवश्यक ही भविष्य के शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में होगा। विद्यार्थियों द्वारा किसी दी जाने वाली गलती या निदानात्मक परीक्षण का परिणाम विश्लेषण करने से ही उसका विषय संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता चलेगा। इसे निदान के आधार पर ही हम उसके उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए निदानात्मक परीक्षण के प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से निदानात्मक अधिगम कठिनाइयों तथा गलतियों की विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत उपचार नियोजन किया जाता है। अब है उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्यों है? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है या महत्व जो छात्रों की त्रुटियों का निवारण, त्रुटियां किन कारणों से हो रही हैं, सर्वप्रथम उसे विवेक द्वारा पता लगाना चाहिए। यानी मतलब किस कारण त्रुटियां हो रही है, कहाँ गलती है, मैंने उसको पता लगाना चाहिए। अगर छात्र का गुणा एवं भाग में हासिल की भूल करता है
अक्सर ये बच्चों में देखा जाता है कि वो हासिल भूल जाते हैं, यानी जोड़ते समय क्या होता है कि वो अपनी हासिल भूल जाते हैं कि हमें कितने हासिल लगाने थे और कहाँ हासिल लगाने थे। ठीक है, तो कारण क्या है, इसको स्पष्ट करने के बाद निवारण संभव है। ऐसे समय छात्रों के साथ ऐसा प्रेम व सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित छात्रों की प्रेरणा आती है और बल मिलता है, जिससे अपेक्षित सुधार करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रगति प्रारंभ हो जाती है। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को हीन भावना से बचाता है, उन्हें कुसामंजस्यता की हीन भावना से मुक्त कर देता है। जब तक हीन भावना बनी रहेगी, छात्र प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण में एक भावना को समाप्त किया जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि बुरी संगति के कारण भी छात्र अध्ययन में मन नहीं लगा पाते हैं, वो पिछड़ते जाते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक को बुरी संगति से मुक्त दिलाने का उपचारात्मक शिक्षण का सहारा लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है बच्चों को कि अपने दोस्तों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ वो खेलते रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनका पढ़ाई का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर उन्हीं कारण उनका मन भी नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार और छात्रों का आदर्श पुरुषों के उदाहरण एवं अच्छे छात्रों के सहयोग से लाभ दिलाना चाहिए। ठीक है, बालकों में अपेक्षित विकास होता है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, उपचार का अर्थ है इलाज। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, उपचार का अर्थ है इलाज। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, उसी तरह गणित विद्यार्थियों के द्वारा गणित में प्रयोग होने वाली विभिन्न पदों, प्रत्यय, चिन्ह एवं तथ्य संबंधित अशुद्धियों का उपचार करके उन्हें सही ढंग से प्रयोग करने के योग्य बनाता है। गणित शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित उद्देश्य है। जैसे छात्रों की दूषित मनोवृत्तियां एवं आदतों को समाप्त करना, छात्रों में गणित शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों में प्रगतिशील आदतों का विकास करना, छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को विकसित करना। पांचवा है छात्रों में समझ सीखने समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों की मानसिक उलझनों को सुलझाना और छात्रों में सच्चे ज्ञान की पूर्ण करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको और आगे किस टॉपिक पे वीडियो मिले। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।